हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में चैप्टर नंबर 11, जहां पे हम क्या पढ़ेंगे, फिनांस एंड टैक्सेशन यानी कि करों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि पंचायत समिति कौन कौन से टैक्स लगा सकती है और टैक्स लगाने के पीछे प्रक्रिया क्या है। जहां पे आपकी धाराएं कहां से कहां तक हैं, धारा 88 से लेके 105 तक सभी पंचायत समिति के टैक्स के बारे में बात हुई है। दोस्तों, इसके साथ में एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि आप सभी की डिमांड पे एक टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है फर्स्ट साइट एजुकेशन और एक फेसबुक पेज जिसका नाम क्या है, फर्स्ट साइट एजुकेशन। यानी कि यूट्यूब का चैनल भी फर्स्ट साइट एजुकेशन है, टेलीग्राम का जो चैनल है उसका भी फर्स्ट साइट एजुकेशन है और फेसबुक पेज भी फर्स्ट साइट एजुकेशन से क्रिएट किया गया है। दोस्तों, आप वहां पे जाके इन सभी चैनल या फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा दोस्तों, एक तो आपको क्लासेज के बारे में बताया जाएगा कि क्लासेज की टाइमिंग क्या रहेगी भाई। इसके साथ साथ में जो भी हमने पढ़ा है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में, जो भी धाराएं हमने पढ़ी हैं उनका एक रिवीजन होगा। यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक दिन में 4-5 क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो वहां पे पोस्ट किए जाएंगे। इससे आपका साथ साथ में रिवीजन भी चलता रहेगा और हम आगे भी कंटिन्यू क्लास लेते रहेंगे और सभी क्लासेज के लिंक वहां पे डाल दिए जाएंगे भाई। ठीक है भाई। दोस्तों, फिर टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से जरूर जुड़े भाई और अपने दोस्तों को भी बताएं भाई। ठीक है, तो भी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं धारा 88 से। धारा 88 में क्या दिया गया है कि पावर ऑफ टैक्सेशन यानी कि पंचायत समिति के टैक्स लगाने की शक्ति यानी कि कराधान की शक्ति दी गई है। किस धारा में भाई, धारा 88 में। तो भाई प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले आप इसको सुन लीजिए भाई। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि पंचायत समिति सरकार के दिशा निर्देश अनुसार या फिर नियंत्रण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहमति से अपने एरिया के अंदर कोई भी टैक्स लगा सकती है। कोई भी टैक्स मीन्स यानी कि जो राज्य की विधानसभा को संविधान से जो अधिकार प्राप्त हैं टैक्स लगाने के, वही अधिकार किसको हैं, पंचायत समिति को हैं। लेकिन टैक्स कैसे लगाएगी, एक तो सरकार के नियंत्रण में लगाएगी यानी कि सरकार से पूछकर लगाएगी, और साथ साथ में यह भी दिया गया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुमति से लगाएगी। किस धारा के अंतर्गत, धारा 88 के अंतर्गत। अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी का यहाँ पे क्या मीनिंग है भाई, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये जिला परिषद का भाई। तो जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से परमिशन लेनी होगी और फिर सरकार के नियंत्रण में कोई भी टैक्स लगा सकती है। किस धारा के अंतर्गत भाई, धारा 88 के अंतर्गत। ठीक है भाई। इसके बाद धारा 89 में बात हुई है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बिना अनुमति से कर लगाने की शक्ति यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, यानी कि पावर टू इम्पोज द टैक्स विदाउट द परमिशन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बिना सहमति से, उसकी अनुमति लेनी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो भी क्या है भाई, जो सरकार के निर्देश से सरकार उसको ये पावर देती है कि आप टैक्स लगा सकते हैं। तो किस धारा के अंतर्गत दी गई है भाई, ये धारा 89। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस क्या है, तो ये होता है कि भाई जो धारा 88 के अंतर्गत क्या होता है, कई बार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो भी प्रस्ताव होता है उसको पारित करने से मना कर देता है भाई, तो उसकी सहमति नहीं मिल पाती भाई। तो क्या है कि सरकार उसको सहमति दे सकती है उसमें। तो किस धारा के अंतर्गत देगी भी, धारा 89 के अंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। किस धारा में, धारा 89 में भाई। आइए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं धारा 90 भाई। धारा 90 क्या है कि भाई जो कर लगाने की शक्ति है, कर लगाने की शक्ति, कर लगाने की प्रक्रिया भी, शक्ति ने भी प्रक्रिया, कर लगाने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर फॉर द इम्पोजिंग द टैक्स, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग द टैक्स भाई। ठीक है भाई। तो धारा 90 में दिया गया है कि पंचायत समिति जो टैक्स लगाती है उसकी प्रक्रिया क्या है भाई। दोस्तों भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किस प्रकार टैक्स लगाए जाएंगे भाई, सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले ये दिया गया है कि पंचायत समिति किसी विशेष बैठक में एक प्रस्ताव पारित करेगी। टैक्स लगाने से रिलेटेड पंचायत समिति एक विशेष बैठक में एक प्रस्ताव को पारित करेगी भाई। ठीक है। अब जैसे ही प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर उसका क्या लगाया जाएगा, नोटिस लगाया जाएगा भाई।
कि भाई ऐसे ये टैक्स आपके ऊपर लगाए गए हैं, तो ये नोटिस के थ्रू लोगों को बताया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि इन टैक्स से उसको हानि हुई है या फिर वो टैक्स पे नहीं कर सकता या फिर टैक्स ज्यादा है, यानी कि किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन है, किसी को भी ऑब्जेक्शन है, तो वो 30 दिन के अंदर पंचायत समिति को क्या कर सकता है, ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो पंचायत समिति फिर एक विशेष बैठक बुलाएगी जिसमें उस ऑब्जेक्शन को कंसिडर किया जाएगा भाई। ठीक है भाई। इसके बाद क्या होगा, अगर मान लिया कि ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर क्या है कि जो पंचायत समिति टैक्स लगाने के लिए कि जो प्रस्ताव है वो भी पारित हो गया, किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं है, तो फिर आगे की प्रक्रिया क्या है, तो आगे की प्रक्रिया धारा 88 में तो ये दिया गया है कि भाई जो सरकार के नियंत्रण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहमति लेनी पड़ेगी भाई। धारा 89 में कि भाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कोई सहमति की जरूरत नहीं है, तो धारा 88 और 89 के अंतर्गत फिर वो टैक्स लगाएगी भाई। धारा 88 और 89 के तहत टैक्स लगाएगी। अब धारा 88 में क्या है कि भाई जो धारा 88 और धारा 89 भाई इसमें तो है कि भाई सरकार की मंजूरी भाई, इसमें भी सरकार की है और इसमें तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी की है भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की मंजूरी जरूरी है भाई। और इसमें क्या है कि कोई मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कोई अनुमति की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट ये सरकार से बात कर सकते हैं भाई, डायरेक्ट सरकार से कर सकते हैं। तो दोनों में क्या प्रोसीजर है भाई, अगर मान लिया कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो अब टैक्स लगाना है भाई, तो फिर क्या करेगी पंचायत समिति, क्या करेगी कि वो प्रस्ताव सरकार को भेजेगी, सरकार को भेजेगी, फिर सरकार एक नोटिफिकेशन निकालेगी। ठीक है, उस नोटिफिकेशन में बताया जाएगा कि भाई ये टैक्स लगाए गए हैं, लेकिन ये लागू कब से होंगे, तो जिस दिन वो नोटिस लगाया जाएगा, जो सरकार के द्वारा जो सूचना लगाई जाएगी या नोटिस लगाया जाएगा, जो वो एक डेट फिक्स की जाएगी। अब वो डेट 1 महीने बाद की होगी भाई, 1 महीने बाद की होगी। मान लिया कि सरकार को लगा कि ये जो टैक्स लगाए गए हैं सही है, अब वो क्या करेंगे कि एक नोटिस लगाएंगे। मान लिया कि आज तारीख 7 है, तो क्या होगा कि जो एक डेट फिक्स की जाएगी वो अगली जो 7 है, जो कि 7 मार्च है, जैसे आज फरवरी है, तो 7 मार्च के बाद में कोई भी एक डेट फिक्स की जा सकती है। कहने का मतलब है कि वो टैक्स जिस दिन नोटिस पब्लिश होगा उसके 1 महीने तक लागू नहीं होंगे भाई, आगे कोई डेट दी जा सकती है। तो भाई किसके लिए भाई, ये सरकार के लिए। अगर मान लिया कि पहले तो प्रोसीजर है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुमति की जरूरत होती है, अगर वो अनुमति ना दे तो फिर सरकार के पास जाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास ना जाए, यानी कि धारा 89 के अंतर्गत, तो भाई डायरेक्ट टैक्स इंपोज हो गए भाई। लेकिन धारा 88 के अंतर्गत क्या होगा भाई, तो क्या करेंगे पंचायत समिति, क्या करेगी कि उन प्रस्ताव को मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपेगी भाई। अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्या कर सकता है, या तो उनको मंजूरी दे सकता है। अब डायरेक्ट अगर मंजूरी मिल गई तो फिर क्या होगा, मंजूरी देके सरकार को भेज देगा और सरकार इसी प्रक्रिया के तहत वो टैक्स लगा देगी भाई। अगर मान लिया कि वो मंजूरी नहीं देता है, यानी कि क्या क्या कर सकता है वो, या तो पंचायत समिति को दोबारा से विचार करने के लिए बोल सकता है कि भाई इनके ऊपर आप दोबारा से विचार कीजिए, या फिर वो ओरिजिनल फॉर्म में जैसे कि जैसे वो आए हैं प्रस्ताव उनको डायरेक्ट सरकार को भेज सकता है। तो तब सरकार का क्या होगा, सरकार का फाइनल डिसीजन होगा। अगर मान लिया कि पंचायत समिति को दोबारा रिकंसीडर के लिए भेज दे, और फिर क्या होगा कि अगर मान लिया कि कुछ कंसीडर करे पंचायत समिति तो ठीक है, फिर वो अप्रूव भी कर सकता है। अगर क्या पता दोबारा भी अप्रूव ना करे तो फिर किसकी जरूरत होगी, फिर धारा 89 की जरूरत होगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी बार बार परमिशन नहीं दे रहे तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट सरकार से बात करेंगे भाई। तो इस प्रकार क्या है कि टैक्स लगाने की प्रक्रिया है। सबसे पहले प्रस्ताव पारित किया जाएगा, फिर किसी को ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन कीजिए 30 दिन के अंदर। फिर क्या होगा, ऑब्जेक्शन नहीं है तो आप सरकार को वो भेज देंगे प्रस्ताव। अगर सरकार डायरेक्ट उसको 30 दिन के बाद में कोई एक डेट देगी जहां से वो लागू हो जाएंगे भाई। अगर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास आते हैं तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी या तो उनको एक्सेप्ट करेगा भाई, फिर सरकार को भेज देगा, लागू हो जाएंगे भाई। ठीक है, अगर नहीं मंजूरी देता है तो फिर दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए या फिर सरकार के ऊपर छोड़ सकता है भाई। तो भाई ये क्या है, ये टैक्स लगाने की प्रक्रिया है। किस धारा के अंतर्गत दी गई है, धारा 90 के अंतर्गत दी गई है। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 91। धारा 91 में क्या दिया गया है कि धारा 91 में कहा गया कि फीस का एकत्रीकरण यानी कि लेवी ऑफ द फीसेज, यानी कि फीस को इकट्ठा किस प्रकार किया जाएगा, फीस किसके ऊपर लगाई जाएगी, ये सब हम जानेंगे भाई। तो क्या कहा गया है, कहा गया है कि पंचायत समिति सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार या फिर उसके नियंत्रण में और
जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उसकी अनुमति से इन सभी फीस को कलेक्ट कर सकती है। फीस किसके ऊपर लगाई जाएगी? उस एरिया के अंदर जितने भी हॉस्पिटल हैं, उस एरिया के अंदर जितने भी स्कूल हैं, या फिर और कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं भाई, और कोई संस्थान है भाई, तो उन सभी के ऊपर एक फीस लगाई जाती है। उस फीस को कलेक्ट कौन करेगी? पंचायत समिति कलेक्ट करेगी। किसके नियंत्रण में? सरकार और जिला परिषद के नियंत्रण में भाई। इसके साथ साथ में जो पानी की सप्लाई से रिलेटेड है, पानी के ऊपर भी टैक्स लगता है भाई, तो पानी के टैक्स को भी क्या करेगी? उसको भी इकट्ठा करेगी। और इसके साथ साथ में ये भी दिया गया है कि वहां पे जितने भी जो मेले लगेंगे, या फिर जो भी कृषि से रिलेटेड जितने मेले लगेंगे, या फिर कारखानों से रिलेटेड जितने मेले लगेंगे, उन सब के ऊपर भी क्या है? उन सब के ऊपर भी एक फीस लगाई जाती है। उस सब फीस को कौन इकट्ठा करेगी? पंचायत समिति। किस धारा के अंतर्गत है? धारा 91 के अंतर्गत भाई। इसके बाद बात करते हैं धारा 92। धारा 92 में कहा गया है कि करों का आकलन व एकत्रितकरण, यानी कि करों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा, यानी कि सरकार किस प्रकार ये आकलन करेगी कि किस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, या फिर साथ साथ में ये भी कहा गया है कि उसके लिए क्या रूल बनाए जाएंगे, और रूल बनाने के बाद जो कलेक्ट करना है, उस व्यक्ति से पैसा एकत्रित भी करना है, तो उसके रिलेटेड क्या रूल होंगे। ये किस धारा में दिया गया है? धारा 92 में, कि सरकार सबसे पहले यह आकलन करेगी कि किस व्यक्ति के पास, यानी कि हमें टैक्स लेना है, टैक्स लगाने से रिलेटेड, यानी कि टैक्स लगाने से रिलेटेड या फिर टैक्स कलेक्ट करने से रिलेटेड उसमें कुछ कानून बनाए जाएंगे। फिर व्यक्ति से क्या किया जाएगा? टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। अब जो व्यक्ति टैक्स कलेक्ट करेगा उसको कितना पैसा दिया जाएगा, ये सभी रूल किस धारा के अंतर्गत बनाए गए हैं? धारा 92 के अंतर्गत बनाए गए हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। बिल्कुल आपको धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है कि आप सभी को ये धाराएं साथ साथ में याद हो जाएं। जैसे कि धारा 88 है, कराधान की सख्ती है, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी की परमिशन की जरूरत होती है भाई, ठीक है। लेकिन धारा 89 में क्या है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है भाई। धारा 90 में प्रक्रिया क्या है, धारा 91 में फीस को किस प्रकार कलेक्ट किया जाएगा, धारा 92 में करों का आकलन किस प्रकार किस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, ये सभी आपको बस ये है कि डायरेक्ट याद हो जानी चाहिए भैया, ठीक है। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं नहीं ये, लेकिन क्या है कि धारा को डायरेक्ट अगर पूछ लिया जाए कि बताइए कि भाई फीस को एकत्रित करने से रिलेटेड कौन सी धारा है, तो आपको ये सीरियल वाइज याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। इसके साथ में धारा 93 की बात करते हैं, करों की शक्ति। मान लिया कि एक बार टैक्स लगा दिया, अब भाई उसको इकट्ठा करना है, तो सरकार क्या करेगी कि ये बताएगी कि भाई उस टैक्स को कितनी, अब एक साथ में कोई व्यक्ति टैक्स नहीं दे सकता। मान लिया कि कोई भाई संस्थान है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया है, क्योंकि लगते ही हैं टैक्स, तो अगर वो एक साथ में ना देना चाहे तो उसकी किस्तें बांध दी जाती हैं, तो कितनी किस्तों के अंदर टैक्स दिया जाएगा और हर किस्त का टाइम क्या होगा, ये सरकार इसके लिए क्या रूल बनाएगी। किस धारा के अंतर्गत? धारा 93 के अंतर्गत, धारा 93 के अंतर्गत भाई, ठीक है। इसके द्वारा क्या कहा गया है कि धारा 94 क्या है कि सरकार द्वारा पंचायत समिति को अपनी शक्तियां सौंपना, यानी कि डेलीगेशन ऑफ पावर, शक्तियों का सौंपन किसको भाई? पंचायत समिति को। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा पंचायत समिति को अपनी शक्तियों का सौंपन। लेकिन कौन सी शक्तियों का? सारी शक्तियों का सौंपन नहीं है। दिया गया है कि धारा 93 में जो इसके पास शक्तियां हैं, धारा 93 के अंतर्गत इसके पास जो शक्तियां हैं जो सरकार के पास, कि जो इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है, इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड और उसके साथ साथ में टाइमिंग से रिलेटेड है, वो सभी शक्तियां क्या कर सकती है? सरकार पंचायत समिति को दे सकती है कि कितने इंस्टॉलमेंट के अंदर इनके पास टैक्स हमें कलेक्ट करना है, या फिर इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड कोई कानून बनाने हैं। तो ये जो पावर है सरकार कई बार पंचायत समिति को सौंप सकती है भाई। किस धारा के अंतर्गत? धारा 94 के अंतर्गत। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं धारा 95। धारा 95 में क्या दिया गया है? धारा 95 है भाई आकलन व एकत्रीकरण के खिलाफ अपील, यानी कि अपील अगेंस्ट द असेसमेंट एंड कलेक्शन। दोस्तों, पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, फिर हम डिस्कस करेंगे। क्या कहा गया है कि भाई जो टैक्स है, टैक्स का क्या होता है? असेसमेंट होता है कि किस व्यक्ति के ऊपर हमें टैक्स लगाना है, टैक्स को कलेक्ट किस प्रकार करना है, इससे रिलेटेड रूल बनाए जाते हैं। तो एक अथॉरिटी होती है भाई, वो अथॉरिटी सभी रूल बनाती है। अब वो जो रूल है अगर किसी को सही न लगे तो वो व्यक्ति अपील कर सकता है, वो व्यक्ति इन रूल्स के खिलाफ अपील कर सकता है। तो भाई
कितने दिन के अंदर अपील कर सकता है? तो कहा गया है कि इन सभी रूल्स के खिलाफ वो व्यक्ति 60 दिन के अंदर, जिस दिन ये ऑर्डर आएगा उसके 60 दिन के अंदर वो व्यक्ति अपील कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि इतनी इंपॉर्टेंट धारा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है कि अपील करेगा किसको भाई? अपील करेगा किसको? तो भाई ये जो वर्ड है, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है भाई। टैक्स में हमने देखा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बहुत ज्यादा भूमिका है, क्योंकि जितने भी जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वो इसी की सहमति से लगाए जा रहे हैं। अगर इसको छोड़ दें तो फिर सरकार के पास जाते हैं हम, ठीक है भाई। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सहमति से सभी टैक्स लगाए जा रहे हैं। जो जो हमें बताए हैं, सभी नहीं कह सकते, लेकिन जो धारा में बताए गए हैं वो टैक्स ज्यादातर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहमति से है भाई, ठीक है। तो भाई अपील किसको की जाएगी? मुख्य कार्यकारी अधिकारी को की जाएगी, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का जो भी डिसीजन होगा, जो भी निर्णय होगा, वो फाइनल होगा भाई, इसमें फाइनल होगा, ठीक है। किस धारा के अंतर्गत? धारा 95 के अंतर्गत। इसके बाद बात करते हैं धारा 96। दोस्तों हर धारा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए क्या है कि जो चीज है, जितना भी लिखा गया है बेयर एक्ट में, वो कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो हम साथ साथ में आपको बता रहे हैं। जैसे कि धारा 83 है, सबसे इंपॉर्टेंट धारा है। 84, 85 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन मत छोड़ना भाई, ठीक है। अब धारा 96 की बात करते हैं। कर में छूट, राहत, हटाना, यानी कि रिडक्शन, अबोलिशन, रेमिशन एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम द टैक्स भाई, ठीक है भाई। तो भाई क्या कहा गया है कि भाई कर के अंदर छूट दी जा सकती है, राहत दी जा सकती है, कर को रद्द किया जा सकता है। करेगा कौन भाई? करेगा कौन है? तो पंचायत समिति में कौन करेगा भाई? कहा गया है कि सरकार किसी भी टैक्स के अंदर राहत दे सकती है, किसी भी टैक्स को रद्द कर सकती है, हटा सकती है, छूट दे सकती है, ये सब कहा गया है। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया है कि पंचायत समिति भी ये कार्य कर सकती है। पंचायत समिति किसी भी टैक्स को हटा सकती है, किसी भी टैक्स के अंदर राहत दे सकती है, छूट दे सकती है, रद्द कर सकती है, यानी कि सभी का मतलब एक ही है भाई। कुछ के अंदर राहत है, कम कर सकती है, ठीक है। तो भाई क्या करना होगा उसको? पंचायत समिति को फिर वही बात आ गई कि भाई जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी की परमिशन लेनी पड़ेगी भाई। इसकी परमिशन के बगैर नहीं कर सकती भाई, इसकी परमिशन के बगैर डायरेक्ट पंचायत समिति ये कार्य नहीं कर सकती, ठीक है। अगर मान लिया कि एक बार कि ये प्रस्ताव पारित हो गया कि भाई ये हमें टैक्स, किसी टैक्स को कम करना है, या फिर किसी एक समुदाय के ऊपर टैक्स को हटा दिया जाए, ठीक है, तो दोबारा फिर समिति को लगे कि भाई हमें, पंचायत समिति को लगे कि हमें दोबारा से इसके ऊपर लगाना है, तो क्या करेंगे कि वो अपने उस प्रस्ताव को रद्द भी कर सकते हैं और दोबारा से उसके ऊपर टैक्स भी लगा सकते हैं। लेकिन जब भी टैक्स लगाएंगे दोबारा से अप्रूवल किसकी होगी? मुख्य कार्यकारी अधिकारी की होगी भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की होगी। किस धारा के अंतर्गत? धारा 96 के अंतर्गत। इसके बाद बात करते हैं धारा 97। धारा 97 में क्या है कि फीस और टोल संग्रह, मेलों का प्रबंधन की शक्ति को सौंपना, यानी कि पावर टू लीज। लीज का मतलब होता है भाई किसी को पट्टे पे देना, वैसे होता है पट्टे पे देना, हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है सौंपना भाई, ठीक है। पावर टू लीज द कलेक्शन ऑफ द फीस, टोल्स एंड द मैनेजमेंट अफेयर्स। जब कोई भूमि देते, कोई जैसे कि भूमि देते हैं, जैसे कि कोई जमीन देते हैं भाई, हम गांव में जैसे कि पट्टे पे दे देते हैं 1 साल के लिए भाई, किसी व्यक्ति को हमने जमीन दे दी, वो चाहे उसमें कितना भी अनाज उगाए, मतलब 1 साल के लिए पूरा कंट्रोल किसका होगा? जिसने वो जमीन ली है भाई, ठीक है। तो भाई भूमि को तो पट्टे पे देना बोल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है कि अपनी शक्ति को सौंपना भाई। तो पंचायत समिति क्या कर सकती है? पंचायत समिति जो मेलों के अंदर जो भी फीस है या फिर टोल को जो कलेक्ट करती है, या फिर मेलों के प्रबंधन से रिलेटेड जो शक्तियां पंचायत समिति के पास हैं, वो सभी शक्तियां पंचायत समिति किसी अन्य व्यक्ति को दे सकती है, किसी अन्य व्यक्ति को दे सकती है। अब भाई इसकी प्रक्रिया क्या है? कितने साल के लिए दे सकती है? वो किस व्यक्ति को देगी भाई? अप्रूवल किसकी चाहिए भाई? तो ये सारी बातें आएंगी भाई, ठीक है। तो भाई देखिए स्टार्ट करते हैं कि पंचायत समिति मुख्य कार्यकारी अधिकारी की परमिशन से, यानी कि अनुमति से, जो भी फीस का जो कलेक्शन है, टोल का जो कलेक्शन है, जो मेलों का प्रबंधन है, इन सब से रिलेटेड क्या कर सकते हैं? इन सभी को किसी अन्य व्यक्ति को किसी एक जो फिक्स टाइम पीरियड के लिए दे सकती है।
एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए दे सकती है। अब कितने समय के लिए देगी भाई? वैसे तो 1 साल के लिए भी दे सकती है, 2 के लिए भी, लेकिन इसमें लिखा गया है कि इन सब के जो प्रबंधन की को जो सौंपेगी अपनी शक्ति, वो 3 साल के लिए सौंप सकती है। 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकते, 1 साल के लिए भी सौंप सकती है, 2 के लिए भी और 3 के लिए भी, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं सौंप सकती भाई, 3 से ज्यादा नहीं सौंप सकती। 3 साल के बाद दोबारा से एक नया प्रस्ताव लाया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग इसे सौंपा जाएगा भाई, ठीक है। धारा 97 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि जो फीस का जो कलेक्शन है, जो मेलों के अंदर प्रबंधन है, उन सभी की जो अपनी पावर है वो किसी अन्य व्यक्ति को दी जा सकती है। सहमति होगी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भाई, ठीक है भाई। एक बार मान लिया किसी को शक्तियां सौंप दी, अब फिर क्या होगा? यानी कि मेलों के अंदर जो भी टैक्स कलेक्ट किए जाते थे, फीस कलेक्ट किए जाते थे, वो सभी जिस व्यक्ति को दी है अब उसका अधिकार हो गया भाई, इसके ऊपर कंप्लीट अधिकार किसका हो गया? उस व्यक्ति का हो गया भाई, जिसको ये जो सब शक्तियां सौंपी गई हैं। साथ साथ में उस व्यक्ति के ऊपर बाउंडेशन भी लगाई गई है कि उसको पंचायत समिति के हर निर्णय का पालन करना होगा भाई। ये सब जो कार्यवाही करते हुए उस व्यक्ति को पंचायत समिति के हर निर्णय का पालन करना होगा, उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। ऐसा नहीं कि कोई मनमानी करे, कि ज्यादा टैक्स कलेक्ट करे, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। इसके साथ साथ में यह भी कहा गया है कि अगर ये कार्य पंचायत समिति खुद करती, पंचायत समिति खुद ये कार्य करती, तो जो पंचायत समिति के पास पावर थी इनको कलेक्ट करने से रिलेटेड, वो सब की सभी पावर जो हैं वो किसके पास आ जाएंगी? उस व्यक्ति के पास आ जाएंगे, यानी कि उसके पास फुल पावर है, कहने का मतलब है इन सब से रिलेटेड भाई, ठीक है। तो किस धारा में दिया गया है भाई? धारा 97 में दिया गया है। 95 में अपील की जा सकती है, 96 में छूट दी जा सकती है, और 97 में क्या किया जा सकता है? अपनी शक्तियों को सौंपा जा सकता है किसी अन्य व्यक्ति को। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं धारा 98। धारा 98 में दिया गया है कि समिति फंड के बारे में बात हुई है, यानी कि समिति निधि के बारे में बात हुई है भाई, ठीक है। तो भाई इसमें क्या होगा? कहा गया है कि हर पंचायत समिति का एक समिति फंड होना चाहिए। जैसे हमने ग्राम पंचायत में पढ़ा था कि धारा 39 के तहत, धारा 39 के तहत हर ग्राम पंचायत का एक ग्राम फंड होना चाहिए, उसी प्रकार धारा 98 के अंतर्गत हर पंचायत समिति का एक समिति फंड या फिर समिति निधि होनी चाहिए भाई, ठीक है भाई। तो भाई जैसे ग्राम पंचायत में भी हमने पढ़ा था कि भाई अब ये जो ग्राम फंड है ये आएगा कहां से भाई? तो भाई क्या कहा था हमने? जितने भी जो टैक्स ग्राम पंचायत लगाती है, जितनी भी फीस कलेक्ट करती है, इसके साथ में गवर्नमेंट की ग्रांट्स हैं या मछली पालन से रिलेटेड हैं, या फिर इसके अलावा जो भूमि पट्टे पे दी जाती है उससे जो किराया आता है, इन सबको मिला के किसका निर्माण होता था? ग्राम फंड का निर्माण होता था। ग्राम पंचायत के कुछ कर सेवक थे, वो कूड़ा करकट को क्या करते? इकट्ठा करते थे, उसको बेचते थे, उससे भी ग्राम फंड का निर्माण होता था। याद रखें भी धारा 39 के तहत एक ग्राम फंड की बात हुई है, और फिर याद रखें साथ में कि धारा 98 के तहत एक समिति फंड की भी बात हुई है। समिति फंड में आएगा कहां से? समिति फंड में सबसे पहले कहा गया है कि जो सरकार है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जो भी ग्रांट या फिर लोकल अथॉरिटी जो भी ग्रांट पास करती हैं पंचायत समिति के लिए, वो किसका हिस्सा बनती हैं? वो समिति फंड का हिस्सा बनती हैं। इसके साथ साथ में पंचायत समिति अपने एरिया में जितने भी टैक्स लगाती है, जितनी भी फीस कलेक्ट करती है, जैसे कि कुछ सरकारी दुकानें होती हैं भाई, उनको भी किराए पे दिया जाता है, उनसे जो फीस आती है, या फिर कुछ टैक्स लगाए जाते हैं उनके ऊपर भी, जैसे मेले ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, या फिर एग्रीकल्चर के शोज लगते हैं, इंडस्ट्री के भी कुछ एग्जीबिशन होते हैं उस एरिया में, तो जैसे कम्युनिकेशन के टावर हैं, तो इन सभी के ऊपर क्या होता है? इनके सभी के ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं और इनके पास फीस भी कलेक्ट की जाती है साथ साथ में। तो वो सब मिलके किसका निर्माण करते हैं? समिति फंड का निर्माण करते हैं। इसके अलावा अगर पंचायत समिति के पास कोई जमीन है तो वो क्या करती है? वो पट्टे पे दे देती है भाई किसी को, तो वहां से भी क्या आता है? किराया आता है भाई, ठीक है। या फिर कहीं पे सरकारी दुकानें बना देती है तो उनसे भी जो किराया आता है, वो सभी किसका निर्माण करते हैं? समिति फंड का निर्माण करते हैं। इसके अलावा एक ग्रांट और आती है भाई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक अलग से ग्रांट आती है पंचायत समिति के पास, वो भी किसका निर्माण करती है? वो भी समिति फंड का यानी कि समिति निधि का निर्माण करती है। दोस्तों धारा याद रखनी है, धारा 98, ठीक है। सभी धारा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 98 और 39 को आप दोनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए कि 39 में ग्राम पंचायत और 98 में किसकी बात हुई है? समिति फंड की। और इसके साथ में हम देखेंगे कि जिला परिषद में कि
कि भाई जिला परिषद की जो निधि है या फिर परिषद का जो फंड है तो उसकी बात किस धारा में हुई है। तो भाई इस तरीके से हम करेंगे तो भाई हमें धाराएं याद हो जाएंगी। जैसे हमने कमेटीज थी तो हमने डिस्कस किया था कि जो धारा 22 है, धारा 22 के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत की कमेटियों की बात हुई है। धारा 83 के तहत पंचायत समिति की कमेटियों की बात हुई है। धारा 139 के तहत जिला परिषद की कमेटी की बात हुई है। और इन कमेटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं, वो सब भी हमने पढ़े हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियोज को जाके देखें भाई। ठीक है, इसके बाद धारा 99 है। धारा 99 में क्या दिया गया है कि समिति निधि की निगरानी, निवेश व शिक्षीकरण, यानी कि ग्राम पंचायत से रिलेट कर रहे हैं भाई हम इन चीजों को। हमने कहा था कि ग्राम पंचायत की जितनी भी जो संपत्ति है उसकी कस्टडी किसके पास होती है भाई? ग्राम पंचायत के पास होती है, सरपंच के पास होती है। ठीक है, सरपंच नहीं है तो कोई पंच के पास होती है, जो कि सभी पंच मिलके उसको देते हैं। उसी प्रकार कहा गया है कि इस जो फंड है, समिति का फंड है, तो समिति के फंड की किसके पास होती है? तो भाई पूरी पंचायत समिति के पास होती है। किसके पास होती है? पूरी पंचायत समिति के पास होती है। वो इस फंड की निगरानी करती है भाई, इस फंड की निगरानी करती है। जैसे हमने ग्राम पंचायत में पढ़ा था कि ग्राम फंड से सरपंच अकेला पैसे नहीं निकाल सकता, अकेले पैसे नहीं निकाल सकता, उसे मेंबर्स की सहमति लेनी होगी भाई। एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, ठीक है, तो फिर सरपंच जाके बैंक में जाएगा और फिर पैसे निकाल के लेके आएगा भाई। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे जो पूरी जो निगरानी है वो किसकी होती है? वो पंचायत समिति की होती है भाई। ठीक है, इसके बाद कहा गया कि भाई जो इन्वेस्टमेंट है समिति के जो फंड का है वो इन्वेस्ट कहाँ पे किया जाएगा? तो भाई क्या होता है, सबसे पहले पंचायत समिति एक प्रस्ताव पारित करती है कि हमें ये कार्य करने हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास जाते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको देता है भाई? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को देता है। और फिर सरकार के पास जाते हैं, सरकार उनको मंजूरी देती है, सरकार उन कार्यों को मंजूरी देती है। एक बार अगर मान ले कि सरकार के पास उन कार्यों की मंजूरी मिल गई, ठीक है, कि ये कार्य करने हैं, अब कार्यों की मंजूरी मिली है तो कार्य कराएंगे तो पैसा तो लगेगा। अब पैसा निकालेंगे कहां से? समिति के फंड से निकालेंगे। अब फिर से एक बात आती है कि पैसा निकालने के लिए किसकी मंजूरी चाहिए भाई? पैसा निकालने के लिए किसकी मंजूरी चाहिए, यानी कि उन कार्यों का संचालन करने के लिए किसकी मंजूरी चाहिए? तो फिर से हम ये एक बात लिख रहे हैं कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाई, इसकी सहमति से पैसा निकाला जाएगा भाई, इसकी सहमति से पैसा निकाला जाएगा भाई। ठीक है, किस धारा के अंतर्गत? धारा 99 के अंतर्गत, धारा 99 के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद है कि भाई धारा 100 भाई, यानी कि 100। ठीक है भाई, तो धारा 100 क्या कहती है? तो धारा 100 है कि भाई एप्लीकेशन ऑफ द फंड, यानी कि निधि का प्रयोग, यानी कि जो भी पैसा है उसका एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि हम उसको कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी चीज को कहां पे अप्लाई किया जाता है, वही तो एप्लीकेशन होता है। साइंस में भी आप पढ़ते हैं कि जैसे कोई भी आपने मॉडल पढ़ा और फिर उसका आपने क्या किया एप्लीकेशन, भाई इसकी क्या एप्लीकेशन है, यानी कि डेली लाइफ में उसका क्या यूज है। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे कि जो फंड है, समिति फंड है, उसको यूज कहां पे किया जाएगा भाई? तो भाई हमने एक धारा पढ़ी थी, वैसे आप धारा 100 को देखें बेर एक्ट में तो भाई आपको बहुत लंबा दे रखा है भाई, बहुत लंबा दे रखा है, लेकिन आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको हर लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उन सबको आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि धारा 99 है तो धारा 99 को तो हमने याद रख लिया, इसके साथ में हम इसमें क्या पढ़ेंगे भाई? और इसके साथ में हम पढ़ेंगे कि पैसा निकालने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहमति लेनी जरूरी है। ठीक है, और जो भी प्रस्ताव सरकार पारित करेगी उसी कार्य को किया जा सकता है, अपनी तरफ से कोई कार्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब धारा 100 है, धारा 100 में क्या दिया गया है कि एप्लीकेशन ऑफ फंड, उसका पैसा कहां पे लगाया जाएगा भाई? तो धारा 75 को याद कीजिए भाई, धारा 75 में बात हुई थी पंचायत समिति के कार्य व कर्तव्य, पंचायत समिति के कार्य व कर्तव्य, जहां पे हमने पढ़ा था कि पंचायत समिति कौन कौन से कार्य कर सकती है। अपने एरिया के अंदर जितने कार्य होते हैं वो पंचायत समिति के होते हैं। ग्राम सभा के जो गांव के अंदर जितने कार्य होते हैं वो कौन करता है भाई? किसके कार्य होते हैं? वो ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं भाई। अब ग्राम पंचायत के कार्यों को काउंट करने लगे तो भाई हम काउंट नहीं कर सकते, ये है कि भाई जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको एक बात याद रखनी है कि धारा 75 के तहत क्या है कि धारा 75 के तहत जितने भी कार्य व कर्तव्य हैं,
धारा 75 के तहत जितने भी पंचायत समिति के कार्य वह करते हुए हैं उनका संचालन ग्राम फंड से किया ना, ग्राम फंड नहीं भाई, समिति फंड से किया जाएगा भाई। ठीक है, तो किस धारा में दिया गया है भाई? धारा 100 में दिया गया है। तो आपको धारा 100 तो याद रखनी है भाई। ठीक है, निधि का प्रयोग कहां पे किया जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ फंड भाई। ठीक है, तो 100 धारा तो याद हो जाएगी। अब धारा 101 है भाई। धारा 101 है कि कम से कम राशि भाई, मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए भाई? 101 भी आप याद रख सकते हैं। जैसे एक तो 100 के आप नीचे जो धारा है उसको याद कीजिए, और एक जो ऊपर है मतलब 99, 100 और 101, 3 धाराओं को तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम बैलेंस यानी कि कम से कम कितनी राशि होनी चाहिए पंचायत समिति के पास? तो कहा गया है कि कैश में यानी कि पैसे, यानी कि कैश में होने चाहिए। तो जो पैसे हैं, जो पिछली जो कमाई हुई है, जो पंचायत समिति की जो पिछले साल की कमाई है, तो कहा गया है कि वो उसका 10% भाई, यानी कि 1/10। ठीक है, तो 1/10 से कम पैसे नहीं होने चाहिए भाई। ठीक है, ये आपकी लिमिट रखी गई है, इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है। वैसे तो बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता रहे हैं कि धारा 101 में बात हुई है कि पंचायत समिति की कम से कम राशि कितनी हो सकती है। तो आपको याद रखना है 1/10 यानी कि 10% भाई। 10% किसकी भाई? जो पिछले साल की जो कमाई है पंचायत समिति की, जो पिछले साल की जितनी कमाई है उसकी कितनी होनी चाहिए? 10% उनके पास कम से कम कैश बैलेंस होना चाहिए भाई। किस धारा के अंतर्गत है? धारा 101 के अंतर्गत है भाई। ठीक है भाई। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं धारा 102। धारा 102 में क्या दिया गया है कि धारा 102 में है कि आय और व्यय का वार्षिक अनुमान, यानी कि एनुअल एस्टिमेट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि जो भी साल आने वाला है पंचायत समिति के लिए, जो भी साल आने वाला है उसके अंदर उसके कितने खर्चे होंगे, कितनी उसकी आय होगी, इन सब का एक अनुमान लगाया जाता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, आय और व्यय का अगर वार्षिक अनुमान जो हम लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बजट बोलते हैं। अब आपको याद क्या रखना है कि पंचायत समिति के बजट की बात कौन सी धारा में हुई है? तो भाई धारा 102 है। तो प्रक्रिया क्या है भाई? तो सबसे पहले पंचायत समिति क्या करती है? एक बैठक बुलाती है भाई, कोई दिन फिक्स करती है, उस दिन बैठक बुलाई जाती है। उस बैठक में क्या होता है कि जो आपकी फिनांस एंड ऑडिट कमेटी है, यानी कि वित्तीय या फिर लेखा जोखा जो समिति है, जो 3 समिति का गठन करती है, जो जर्नल कमेटी होगी, फिनांस ऑडिट कमेटी होगी और सोशल जस्टिस कमेटी होगी। इन 3 कमेटी में से एक कमेटी जो क्या है आपकी ऑडिट कमेटी है, यानी फिनांस एंड ऑडिट कमेटी है, उसका काम क्या होता है? बजट को तैयार करने का होता है, यानी कि एनुअल इनकम और एनुअल जो एक्सपेंडिचर है उसका अनुमान लगाती है भाई वो। तो उस बैठक में वो समिति क्या करती है? अपनी रिपोर्ट पेश करती है भाई कि भाई हमारा कितना खर्चा होने वाला है और कितनी हमारी आय होने वाली है। तो जैसे ही वो रिपोर्ट पेश होती है तो उसको बजट को पारित कर दिया जाता है। जैसे ही बजट पारित होता है तो बजट जिला परिषद के पास भेजा जाता है। जिला परिषद के पास भेजा जाता है। जिला परिषद उस बजट के ऊपर विचार करती है और उसके अंदर अपना सुझाव भी दे सकते हैं, या तो डायरेक्ट पास कर सकती है या फिर कि उसमें वो सुझाव दे सकती है और वापस पंचायत समिति को भेज सकती है। अब पंचायत समिति के पास 2 ऑप्शन है, या तो जिला परिषद की बात को मान ले या फिर उसको क्या करे? उसके जो सुझाव को मना कर दे भाई। अगर उसके सुझावों को मान लेती है और दोबारा से भेज देती है तो क्या है कि आपका जो बजट है वो पारित हो जाएगा भाई, यानी कि सिग्नेचर हो जाएंगे, जिला परिषद में भी उसको मान लिया जाएगा। या फिर पंचायत समिति ये चाहे कि ये जो सुझाव जिला परिषद के द्वारा दिए गए हैं वो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो सभी मेंबर्स मिलके 2/3 मेंबर्स, यानी कि अगर मान ले किसी समिति में अगर 18 मेंबर्स हैं तो फिर क्या है कि 12 या फिर 12 से ज्यादा मेंबर्स एक प्रस्ताव को पारित कर दे, यानी कि इस बजट को दोबारा पारित कर दें भाई, और फिर जिला परिषद को भेज दें। तो अब की बार जिला परिषद इस बात के लिए बाध्य हो जाएगा कि उसको इस बजट को पारित ही करना पड़ेगा। किस धारा में है? धारा 102 में है भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। धारा 103 में क्या दिया गया है कि बजट व खातों की जांच। जैसे ही आपका बजट तैयार हुआ, अब क्या होना है? जैसे बजट तैयार होता है तो भाई उसकी क्या की जाती है? पंचायत समिति के द्वारा एक कॉपी तैयार की जाती है। पंचायत समिति के द्वारा उसकी एक कॉपी तैयार की जाती है। अब किस धारा के तहत भाई?
वो धारा 102 और धारा 105 के तहत जो भी हुआ है उसकी एक कॉपी तैयार की जाती है कि हमारे कितने खर्चे होंगे या फिर कितनी हमारी इनकम होगी, इन सब की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी भाई। तो भाई इसमें क्या है, धारा 105 में है खातों का लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिट ऑफ द अकाउंट, यानी कि अकाउंट की रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर की और जो इनकम की जो रिसिप्ट है उन सब की बात हुई है। और ये जो बजट है इन सब की एक प्रॉपर तरीके से कॉपी तैयार की जाएगी भाई, प्रॉपर तरीके से एक कॉपी तैयार की जाएगी भाई। अब उस कॉपी को तैयार कौन करेगा भाई, ये भी हम देखेंगे। प्रॉपर कॉपी तैयार होगी और उसको ऑफिस के अंदर रखा जाएगा, ऑफिस के अंदर रखा जाएगा। अगर कोई पंचायत समिति का मेंबर्स ये चाहे कि मुझे वो कॉपी देखनी है तो कुछ फीस पे करके कोई भी मेंबर्स उस कॉपी को जांच सकता है, यानी कि उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है, यानी कि जांच कर सकता है बजट की। किस धारा के अंतर्गत, धारा 103, यानी कि बात हुई है किसकी हुई है भाई, जांच की बात हुई है। जितने भी ऑडिट ऑफ अकाउंट हैं या फिर एनुअल बजट है उस सबको जांच सकता है। बस क्या है कि उसके लिए कुछ फीस रखी गई है, वो डिफाइन नहीं है कितनी फीस है, लेकिन जो भी फीस होगी उसको पे करके वो उसकी जांच कर सकता है, धारा 103 के अंतर्गत। धारा 104 में बात करते हैं भाई। धारा 104 क्या है, खातों का सार का प्रकाशन, खातों के सार का प्रकाशन। तो क्या होता है भाई, एक साल के अंदर, जैसे कि हर डिपार्टमेंट में ही होता है कि एक साल के अंदर पंचायत समिति में कितनी आय हुई है, जितनी भी इनकम हुई है, या फिर कितना खर्चा हुआ है, खर्चे की भी रिसिप्ट बनाई जाती है, इनकम की भी रिसिप्ट बनाई जाती है। इसके साथ साथ में जो पैसा बच गया यानी कि कहीं पे भी नहीं लगाया गया उसको भी मिला के, यानी कि पूरी एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है। पूरी क्या की जाती है, पूरे साल की एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस स्टेटमेंट को तैयार कौन करता है भाई, इस स्टेटमेंट को कौन तैयार करता है। तो इस स्टेटमेंट को जो धारा 104 के अंतर्गत तैयार करता है वो है भाई कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी तैयार करता है भाई, यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि ईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। पूरी स्टेटमेंट कौन तैयार करेगा, कार्यकारी अधिकारी करेगा। और जैसे स्टेटमेंट तैयार हो जाएगी उसको ऑफिशियल गजट के अंदर डाला जाएगा, ऑफिशियल गजट के अंदर डाला जाएगा और फिर उसका प्रकाशन किया जाएगा, कोई भी उसको देख सकता है। ठीक है, तो किस धारा के अंतर्गत है, धारा 104 के अंतर्गत है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है कि धारा 105 यानी कि खातों की लेखा परीक्षा, यानी कि ऑडिट ऑफ द अकाउंट किस धारा में है, पंचायत समिति की ऑडिट ऑफ अकाउंट किस धारा में है, धारा 105 में है भाई। तो भाई इसमें क्या कहा गया है कि भाई जितनी भी जो इनकम की रिसिप्ट है, इनकम की आय की जितनी रिसिप्ट आएंगी, जितनी भी खर्चे की रिसिप्ट है, दोनों को मिलाया जाएगा भाई, दोनों को क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा, उसकी कॉपी तैयार की जाएगी, जैसे कि यहाँ पे बात हुई है धारा 103 के अंतर्गत। तो भाई इनकम की और एक्सपेंडिचर की सभी रिसिप्ट तैयार की जाएंगी, सभी रिसिप्ट तैयार की जाएंगी और फिर एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाएगा, पंचायत समिति के द्वारा एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाएगा कि सरकार द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति उन सभी को आके उनकी जांच कर सकता है, उन सभी खातों की जांच कर सकता है कि कहीं पे कुछ गलत तो नहीं हुआ है, कहीं पे कुछ गलत तो नहीं हुआ है। किस धारा के अंतर्गत, धारा 105 के अंतर्गत। दोस्तों उम्मीद करते हैं चैप्टर नंबर 11 जहां पे क्या बात हुई है, फिनांस एंड टैक्सेशन यानी कि वित्त और कर की, जहां पे आपकी धाराएं थी धारा 88 से धारा 105 तक की कंप्लीट बात हुई है और हमने सभी धाराओं को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है भाई। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 जहां पे क्या बात होगी, नियंत्रण की बात होगी। जैसे ग्राम पंचायत के ऊपर नियंत्रण किसका भाई, पंचायत समिति का, पंचायत समिति के मेंबर्स का, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का, उसी प्रकार पंचायत समिति के ऊपर किसका नियंत्रण होगा भाई, जिला परिषद का होगा। यहां भी हमने देखा है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास रिपोर्ट जाती है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास रिपोर्ट जाती है। तो हम समझ गए कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी का भी पंचायत समिति के मेंबर्स के ऊपर या फिर पूरी पंचायत समिति के ऊपर नियंत्रण होता है भाई। तो भाई ये अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सभी टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक साथ में जो महत्वपूर्ण सूचना जो हमने पहले भी बताई है कि हमारा जो टेलीग्राम का जो चैनल है, टेलीग्राम का चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन है और
फेसबुक पेज है वो भी फर्स्ट साइट एजुकेशन है, यानी कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप कहीं पे भी जाके अगर फर्स्ट साइट एजुकेशन सर्च करेंगे तो आपको हमारा ही पेज मिलेगा भाई, ठीक है। तो आप वहां जा सकते हैं, वहां पे आपको रिवीजन कराया जाएगा भाई। जितनी भी जो धाराएं अभी 105 तक कंप्लीट हुई हैं, तो इन सभी के पोस्ट डाली जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि धारा 102 में है, धारा 83 में है, धारा 22 में है, इन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे डाले जाएंगे, ताकि आपका रिवीजन चलता रहे भी साथ साथ में। और जब आपकी एग्जाम की डेट आ जाएगी तो आपको ज्यादा पंचायती राज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंचायती राज क्या है कि 10 से 15 नंबर का ही आपका महत्व रखता है। इसके अलावा यह है कि 75 नंबर्स और भी हैं भाई। अगर उस टाइम पे आप पंचायती राज को पढ़ने लगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अभी तक अगर एग्जाम की डेट नहीं आई है, तब तक आप पंचायती राज को बहुत अच्छे से पढ़ें, और फिर आप जो भी है हरियाणा जीके जो बची है, करंट अफेयर्स हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, और इसके अलावा साइंस है, सबको अच्छे से पढ़ने का आपको वहां पे टाइम मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है भाई। तो अगली क्लास में मिलते हैं, पंचायत समिति के नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे भाई।